हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। ये चैप्टर उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो लोग एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में फिजिक्स और करंट अफेयर दोनों ही मैटर करते हैं और फिजिक्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स से काफी बड़ा पार्ट आता है उसमें जीएस में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर है रिफ्लेक्शन, लेकिन आप लोग भी कंसिडर करें, आप लोग भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज लाइट। तो लाइट है क्या एक्चुअल में? तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसा रेडिएशन जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, यानी कि विजिबल रेडिएशन है। लाइट का रेडिएशन का वो रेंज जो हमें दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देखते हैं, उसको हम विजिबल रेंज बोलते हैं। ये हमारी 400 to 700 नैनोमीटर होती है। 400 से नीचे जो रेंज होगी उसको हम बोलेंगे इंफ्रारेड रेज, और 700 से ऊपर की जो रेज होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो लाइट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर नेचर ऑफ लाइट की बात आती है, लाइट का नेचर एक्चुअल में है क्या, कि लाइट की प्रकृति क्या है, यानी इसको बोल सकते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो नेचर ऑफ लाइट में फर्स्ट आता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इसके लिए आपने 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो उसमें दिखाया गया है कि 2 स्लिट लगाई जाती हैं, 2 स्लेट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं जिनको ऐसे एक दूसरे के सामने रखा हुआ है। इसमें होल है और ये होल भी एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ है, और होल के जस्ट सामने कैंडल को रख दिया जाता है, और ये कैंडल है जो जल रही है। ये कैंडल आपको जलती हुई दिखाई देगी। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से इसको देखना चाहता है तो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। इससे पता चलता है कि हमें जो होल है, तो एक होल, 2 होल, दोनों होलों से पार होते हुए हमें कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी कार्डबोर्ड को थोड़ा सा साइड खिसका दें, ऐसे कार्डबोर्ड था आपके, अगर हम इसको एक को भी खिसका दें तो क्या होगा कि जो होल है वो आमने सामने नहीं होंगे, वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। तो अलग होने की वजह से आपको कैंडल दिखाई देना बंद हो जाएंगे। अगर सपोज करो ऐसा होता कि लाइट आपके स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती, तो इसका मतलब ये था कि अगर ये होल थोड़ा सा अलग भी चला गया, कार्डबोर्ड आपने उठा के अगर अलग रख लिया, तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है सीधी आपके आईज में पहले आ रही थी, वो बेंड होकर आनी स्टार्ट हो जाती। तो लाइट बेंड नहीं होती है, इसलिए आपको कैंडल दिखाई देना बंद हो जाता है। जिससे आपको ये पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर जो आपका सेकंड है देयर आर 2 थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के नेचर को समझने के लिए 2 थ्योरीज पहले से दी हुई है। पहली जो थ्योरी है वो आपकी हाइजेंस ने दी थी। थ्योरी क्या है, इसको बोलते हैं आप वेव थ्योरी। वेव थ्योरी का मतलब ये था, उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है वो हमेशा एक वेव की तरह से चलती है, और उन्होंने इसको प्रूव भी किया। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 2 फिनोमेना होते हैं लाइट के, जिनसे इनको प्रूव किया जा सकता है। तो डिफ्रैक्शन तो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे ह्यूमन आई चैप्टर में, लेकिन जो इंटरफेरेंस है ये 12th क्लास में ऑप्टिक्स में, ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ सकते हैं कि वेव थ्योरी को समझने के लिए, प्रूव करने के लिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन 2 फिनोमेना को यूज किया गया। आगे आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 17th सेंचुरी एंड क्रिस्टियन हाइजीन, ये भी 17th सेंचुरी, दोनों ने मिलकर क्या कहा कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसी वेव जिसे कि ह्यूमन आईज डिटेक्ट कर सकती हैं। और डिटेक्ट करने की रेंज क्या है? 400 to 700 नैनोमीटर जो रेंज है उसी को ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है। 400 से बिलो जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है, और जो 700 से ऊपर है अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसे भी ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर सकती है। अब बात ये आती है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कि हमें कैसे पता चलेगा ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। ये जो कंप्लीट है, मतलब ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब जो आप पढ़ेंगे साउंड के चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक आ गया तो ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है कि जो अपने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, या फिर आप कहते हैं कि ये इसकी मिडल कंडीशन है, यानी ऐसी कंडीशन जब ये रेस्ट में है, या फिर जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो भी रेस्ट में, वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक वेव जनरेट करें, यानी लाइट आती है, तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो अपनी इनिशियल स्टेज से अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। लेकिन मीडियम के पार्टिकल
वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। वेव जो आपके मीडियम के पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो वेव की डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल का मूवमेंट जो है ऊपर नीचे है, यानी जो मीडियम के पार्टिकल है इनका जो मूवमेंट है वो आपकी वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस कंडीशन में जो वेव फॉर्म होती है उसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या फिर क्या है, लाइक ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि रेडियो वेव्स है या फिर आप फोन पे बात करते हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स है, ये भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी हाई। लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ये अब तक नॉन सबसे हाई स्पीड है। इससे ज्यादा हाई स्पीड में कोई भी पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता है अभी तक जो नॉन है, लेकिन हो सकता है क्वांटम फिजिक्स में ऐसा हो, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हमारे जो फिजिक्स लॉ होते हैं वो फेल हो जाते हैं और इस तरह से फिजिक्स के लॉ वहां पे वर्क नहीं करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और जो लाइट की स्पीड है इसका कैलकुलेशन किया था साइंटिस्ट रोमर ने। ये एनटीपीसी वालों के लिए इंपोर्टेंट भी एग्जाम में आया हुआ है कि लाइट की जो स्पीड थी उसकी खोज किसने की, तो रोमर ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट में हम पढ़ चुके हैं पहली थ्योरी वेव थ्योरी। तो आपको पता है कि हाइसेंस ने दी थी और रॉबर्ट हुक ने दी 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने कहा था लाइट जो बिहेव करती है एज अ वेव की तरह बिहेव करती है। वेव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप पॉन्ड में या पानी में कोई कंकड़ डालते हैं तो उसकी वेव फॉर्म होती है, यानी एक्चुअल में जो वेव है वो जो पिछली वेव है अगली वेव को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ का सारा पानी उठ के वहां पर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। केवल इसके जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को नेक्स्ट वाली वेव में ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह से आपकी वेव चलती रहती है। सेकेंड जो थ्योरी है ये पार्टिकल थ्योरी, ये दी थी 1672 में आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी इसका नाम था कार्पसल्स थ्योरी ऑफ पार्टिकल। कार्पसल्स का मतलब होता है सेल्स, यानी छोटे छोटे सेल्स, यानी खाके या फिर आप कह सकते हैं खांचे बोलते हैं इनको। आपने शायद बायो में पढ़ा भी होगा, बायो में जो बॉडी की सेल्स होती है ब्लड सेल्स वो कार्पसल्स ही कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ है कार्पसल्स थ्योरी ऑफ पार्टिकल। इसके बाद 1905 यानी 1905 में आइंस्टाइन ने इस चीज को प्रूव किया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये पार्टिकल सारे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते चलते हैं। इसको उसने नाम दिया कि एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है और उसको नाम दिया फोटोन। हालांकि इस डिस्कवरी पर बोर और प्लैंक इन दोनों ने ऑब्जेक्शन भी किया और उन्होंने कहा ये थ्योरी गलत है। उसके बाद जब बाद में डिस्कवरी हुई तो बाद में इस थ्योरी को मान लिया गया कि आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी वो सही है, यानी बोर और जो प्लैंक थी उनकी बात गलत थी, थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट सही प्रूफ हुई। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें लाइट कंपोज ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, दिस पार्टिकल डिफाइंड एज फोटोन। तो लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट में हम तक लाइट आती है सन से लेकर यहाँ तक, तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आते हैं जिनको बोलते हैं एनर्जी के पैकेट, यानी एनर्जी के बंडल बोलते हैं आप, और इन्हीं को फोटोन नाम दिया गया। और फोटोन की जो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी को डिनोट किया जाता है एच न्यू साइन से फोटोन की एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई भी लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तभी आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फिनोमिना को प्रूव कर सकते हैं। और आप पढ़ते हैं कि लाइट दोनों फिनोमिना करती भी है, लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, रिफ्लेक्शन की भी और रिफ्रैक्शन की भी। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन से। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल सा ये है, आपने देखो बच्चे छोटे शीशा लेते हैं तो शीशा चमकाते हैं मुंह पे, तो उस पे होता क्या है कि एक्चुअली में सन की लाइट आती है और ये इससे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, इसलिए हमें आंखों को चमक महसूस होती है। तो यही हमारा रिफ्लेक्शन है और इसी चीज को बस हम अभी क्या फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आप छोटे थे खूब शीशा आपने चमकाया, आपको पता भी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग क्या, जैसे आपने कोई बॉल ली उठा के फेंकी और वो फिर से दीवार से टकरा के लौट आए, बस वही रिफ्लेक्शन है। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो उसके समझने के लिए क्या चाहिए आपको? एक आपको प्लेन मिरर चाहिए। आपने एक प्लेन मिरर लिया हुआ है, यानी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। हालांकि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो आप कर्व सरफेस मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वहां पे भी पढ़ेंगे,
लेकिन अभी हम सबसे पहले प्लेन मिरर को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ये आपने मिरर ले लिया है, मिरर के पीछे की तरफ एक कोटिंग होती है ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, और सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टेड मेटल है वो सिल्वर है हमारे पास, तो सिल्वर की इस पे कोटिंग हुई रहती है। अभी क्या सन की एक लाइट आती है जिसको आप बोलते हैं एबी, आपने एक लाइट ले ली है एबी, तो इसमें भी कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या एक लाइट की बीम पॉसिबल है जिसको हम ग्लास पे डाल के देख सके, क्योंकि लाइट जो है, अगर आप लाइट को देखो तो लाइट आपके ऐसा रे के रूप में होती है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका इधर की तरफ चलती जा रही है, यानी इसका एक एंड जो फिक्स होता है और एक एंड इसका मूवेबल होता है। लेकिन जो लाइट है वो पोलराइज इफेक्ट भी देती है। पोलराइज का मतलब ये है कि लाइट भी अगर आपकी तरफ आ रही है तो सीधी वो आपकी तरफ नहीं आएगी, वो और भी डायरेक्शन में बिखरती हुई आएगी। आप खुद देख सकते हो घर में जो बल्ब होता है, बल्ब ऐसा नहीं होता कि आपको सीधा ऐसा लाइट देते हो, वो चारों तरफ लाइट बिखेरता चलता है। तो लाइट रेज जो एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये है कि जो आपकी पोलराइज लाइट थी जो चारों तरफ फैल रही थी, उसको आप प्लेन उसको कट कर देते हैं और उसका केवल एक ही प्लेन लिया जाता है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्सपेरिमेंट में यूज की जाती है। तो ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम है। ये ए बी होती है हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब ये जो लाइट है ये आपने मिरर पे डाली, यानी इंसिडेंट की है, तो ए बी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो लिख लेते हैं हम इंसिडेंट रे, ए बी है इंसिडेंट रे, और बी पर ये टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है। टकराने के बाद जो वापस हो गई इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गई। अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो उसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इजी है। तो बीसी हो गया रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे टकराती है उस पॉइंट पर आप मिरर पर मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है, आप एज्यूम कर लेते हैं कोई एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू मिरर होती है, यानी कि मिरर, इन्हें कह सकते हैं मिरर और इस लाइन के बीच में जो एंगल होता है ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, और इस लाइन को आप कहते हैं नॉर्मल। ये लाइन नॉर्मल है एन डैश, इसे आप नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और नॉर्मल जो होती है वो ऑलवेज मिरर के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है। आपने जो अभी लाइट इंसिडेंट रे आई थी, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका आई है, आई हमारा हो गया इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड जो आर है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वाला बनाती है आर, इसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। एक चीज और भी पूछी जाती है कि ये एंगल को क्या कहते हैं, ये वाला एंगल, वो एंगल जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ बनाती है इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। मैं लिख देता हूं साइड में, लिखा मेरा थीटा इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल है, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ है। रिफ्लेक्शन को तभी माना जाएगा जब वो दो लॉ कंप्लीटली फॉलो हो रहे हो। लॉ क्या है कि पहला लॉ ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये हमेशा होता भी है। अगर कोई रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि जितने एंगल पे लाइट आती है उतने एंगल पे निकल के चली जाती है। सेकंड क्या है कि जो आपकी लाइन है ए बी बी सी, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यानी आप कह सकते हैं ए बी बी सी एंड नॉर्मल all are in same plane, all are in, ये सभी सेम प्लेन में होती हैं। सेम प्लेन कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये पेपर है यानी ये एक प्लेन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। अगर इस प्लेन से बाहर आते जेड डायरेक्शन आपकी तरफ हो जाएगी, तो हम जेड डायरेक्शन को नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। अगर कोई इंसिडेंस ले यहाँ आती है लाइट तो इसी प्लेन में लौट के जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन में लाइट आई और लौट के आपकी तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यानी इस प्लेन में अगर लाइट आई है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में ही वो लौट के वापस जाएगी। तो ये आपका हो गया ए बी बी सी एंड एन एंड एस। इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी की सभी सेम प्लेन में होती है। तो अभी रिफ्लेक्शन में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन जब प्लेन मिरर से होता है उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन व्हेन प्लेन मिरर अटैच एट थीटा डिग्री एंगल, एक एंगल में हम रख के पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही है।